हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर बी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर बी प्रसाद। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि इन दिनों हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड में पूछे गए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर आते रहे हैं। तो उसी क्रम में आज फिर हम फिजिक्स में यूपी बोर्ड से पूछे गए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, ये एक फिगर है जो व्हीटस्टोन ब्रिज से संबंधित है। इसमें 6 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है जो इस व्हीटस्टोन ब्रिज में विद्युत धारा प्रवाहित करता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है धारा I1 और धारा I2 का मान क्या होगा, और साथ ही पूछा गया है कि B एवं D पर विभव कितना होगा। ये दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि I1 एंड I2 का मान क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन है कि VB यानी पॉइंट बी पर पोटेंशियल क्या होगा और पॉइंट डी पर VD इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा गया है। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम देखेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है कि नहीं है। संतुलन की अवस्था में अगर होगा तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज का संपूर्ण रेजिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद हम धारा I1 और I2 के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है कि नहीं। तो इस ब्रांच को हम P मान रहे हैं, इसको Q मान रहे हैं, इसको R मान रहे हैं, इसको S मान रहे हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला होता है P/Q इक्वल टू R/S। तो P का मान है 2 और Q का मान है 3 और R का मान है 4 और S का मान है 6। तो दोनों को देखा जाए तो ये भी 2/3 हो जाएगा और ये भी 2/3 हो जाएगा, यानी P/Q इक्वल टू R/S है। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होती है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होता है, यानी जितना VB होगा उतना ही क्या होगा, VD होगा, ये होगा। और जब ऐसी स्थिति होती है तो इस धारा मापी में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी इसको हम हटा सकते हैं। तो ये हमारा फिगर बना। अब इस फिगर से हम देखते हैं कि 2 ओम और 4 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और 3 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो क्या हो जाता है, ए से सी तक या ब्रांच ABC का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखेंगे कि ब्रांच या शाखा ABC का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 4 ओम इक्वल टू क्या हो गया, 6 ओम। और इसी तरह से शाखा ADC का प्रतिरोध ये हो जाएगा 3 ओम प्लस 6 ओम, और ये कितना हो गया, 9 ओम। तो ये प्रतिरोध 9 ओम और ये प्रतिरोध 6 ओम, और दोनों शाखाएं समांतर क्रम में जुड़ी हैं। तो A और C के बीच का संपूर्ण प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, A एवं C के बीच संपूर्ण प्रतिरोध। इसको हम अगर R लिखें तो R इक्वल टू, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो R इक्वल टू होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये समांतर क्रम की स्थिति में होता है। तो R1 इस शाखा का प्रतिरोध 6 ओम और इस शाखा का प्रतिरोध 9 ओम। 6 × 9 बटे 6 धन 9, ये क्या हो जाता है, 6 × 9 54 बटा 6 9 15। तो ये हो जाएगा 15 तिया 45 बज गया 9 और 15 छक्का 90, 3.6 ओम। तो A और C के बीच का प्रतिरोध 3.6 ओम हुआ, या कह लें कि इस पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रतिरोध 3.6 ओम हुआ। और इस 3.6 ओम के साथ ये 0.4 ओम श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, पूरे परिपथ का प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, 3.6 ओम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रतिरोध और 0.4 ओम ये हो गया, क्या हो जाएगा, 4 ओम। पूरा प्रतिरोध हो गया 4 ओम। और इस परिपथ में जो लगा हुआ सेल है उसका विद्युत वाहक बल 6 ओम है। तो परिपथ में धारा I इक्वल टू हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट और कुल प्रतिरोध
4 ओम और ये हो जाएगा 1.5 एम्पियर। ये धारा यहाँ से चलेगी तो ये कितनी होगी, 1.5 एम्पियर हो जाएगी। अच्छा, अब यही 1.5 एम्पियर I1 और I2 में बटेगा और यहाँ से फिर वही 1.5 एम्पियर बन के आएगा इधर की तरफ। अब इस 0.4 ओम के सिरों के बीच का विभवांतर हम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 0.4 ओम के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, 0.4 मल्टीप्लाई 1.5, ये क्या हो गया 0.6 वोल्ट, ये हो गया 0.6 वोल्ट। और ये 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट में से 0.6 वोल्ट यहाँ खर्च हो गया और जो बचेगा ये पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज में होगा। तो क्या हो गया, क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज के बिंदु ए एवं सी के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट में से 0.6 वोल्ट यहाँ खर्च हो गया तो जो बचा वही होगा ए और सी के बीच, तो 6 वोल्ट माइनस 0.6 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5.4 वोल्ट ए एवं सी के बीच का विभवांतर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ये ब्रांच और ये ब्रांच समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इस ब्रांच के बीच विभवांतर और इस ब्रांच के बीच विभवांतर एक बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, ब्रांच या शाखा ए बी सी के बीच विभवांतर, यहीं जो 5.4 वोल्ट ए और सी के बीच का विभवांतर है वहीं ए बी सी के बीच का विभवांतर होगा और वहीं ए डी सी के बीच का विभवांतर होगा। तो ये हो जाएगा 5.4 वोल्ट। और शाखा ए बी सी के बीच प्रतिरोध बराबर 246 ओम। तो धारा I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5.4 वोल्ट बटे 6 ओम बराबर क्या हो जाएगा 0.9 एम्पियर। ये धारा हो गया I1। अब I2 क्या हो जाएगा, ये 1.5 में से I1 को घटा देंगे तो I2 बच जाएगा। तो क्या हो गया, I2 इक्वल टू 1.5 माइनस 0.9 और ये हो जाएगा 0.6 एम्पियर। तो इसमें 0.6 एम्पियर और इसमें 0.9 एम्पियर। आगे हम देखते हैं कि इस 4 ओम के बीच का विभवांतर अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध 4 ओम के सिरों के बीच विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, 4 ओम गुणे ये 4 ओम है और इसमें धारा I1 बह रही है, तो 4 ओम गुणे I1 का मान है 0.9, ये क्या हो जाएगा 3.6 वोल्ट। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक के बीच विभवांतर 3.6 वोल्ट। और चूंकि ये सी अर्थ से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर जो विभव होगा वो 0 होगा। तो वी सी इक्वल टू क्या हो गया 0 और वी बी माइनस वी सी इक्वल टू 3.6 वोल्ट। ये हमको मालूम हो गया यहाँ से बी और सी के बीच विभवांतर 3.6 वोल्ट है और वी सी का मान 0 हो गया। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि वी बी माइनस वी सी क्या करेंगे 0 इक्वल टू क्या होगा 3.6 वोल्ट, या यहीं से हो जाएगा वी बी इक्वल टू 3.6 वोल्ट। ये हो गया। और आप जानते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है, तो जितना भी बी होगा उतना ही भी डी होगा। इसके पहले भी हम बता चुके हैं। तो सिंस क्या लिखेंगे, चूंकि ब्रिज संतुलन में है अतः वी बी बराबर वी डी, और यहां से क्या हो जाएगा 3.6 वोल्ट। तो वी डी इक्वल टू भी 3.6 वोल्ट हो गया और वी बी इक्वल टू भी 3.6 वोल्ट हो गया। I1 का मान हो गया 0.9 एम्पियर और I2 का मान हो गया 0.6 एम्पियर। तो ये हमारा सवाल हुआ, इसको आप ध्यान से देखें। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। दूसरा सवाल भी हमारा सर्किट से ही है। इस सर्किट में 2 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है और 3 कैपेसिटर 200 माइक्रोफैरड के तीनों हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो
तो पहले तो इसका समतुल्य धारिता पूछा गया है और दूसरा पूछा गया है कि इसका ऊर्जा क्या होगा या कैपेसिटर में संचित ऊर्जा क्या होगी, उसको पूछा गया है। तो समतुल्य धारिता निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है कि 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और यहाँ से हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/200 प्लस 1/200 प्लस 1/200 और यहाँ से हो जाएगा 1/C इक्वल टू 3/200। तो यहाँ से C इक्वल टू हो जाएगा 200/3 माइक्रोफैरड। धारिता हो गई 200/3 माइक्रोफैरड। अब आपको निकालना है कि संपूर्ण ऊर्जा क्या होगी। तो संपूर्ण ऊर्जा E इक्वल टू आप लिखते हैं हाफ CV²। यहाँ से हाफ हो गया और C हो जाएगा 200/3 माइक्रोफैरड है, तो इसको 10⁻⁻6 से गुणा करके फैरड कर लीजिए और V² 200 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2 गुणे 200/3 गुणे 10⁻⁻6 गुणे 200 गुणे 200। तो ये 1 2 3 4 5 6 6 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या यहाँ से 1/3 गुणे 2 गुणे 2 4, तो क्या हो जाएगा 4/3 जूल। ये आंसर बन के आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इस फॉर्मूले को लगा करके समतुल्य धारिता निकाल लेंगे और समतुल्य धारिता C निकल गई है तो E इक्वल टू हाफ CV² करके आप पूरी व्यय ऊर्जा को निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन रहा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आइंस्टीन थ्योरी से है। इसमें कहा गया है कि 1 मिग्रा द्रव्यमान क्षति से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से लिखते हैं, तो डेल्टा एम इक्वल टू 1 मिग्रा है, मिलीग्राम है, और इसको जब हम किग्राम बदलते हैं तो 10⁻⁻6 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा kg। क्योंकि ऊर्जा को हम एमकेएस पद्धति में निकालेंगे और आप जानते हैं आइंस्टीन थियरी से कि E बराबर क्या हो जाता है डेल्टा एम इंटू C²। डेल्टा एम का मान हो गया 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू C² 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ से 1 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई 9 इंटू 10⁻16 और ये हमारे पास हो जाएगा 9 इंटू 10⁻10 जूल। तो 9 इंटू 10⁻10 जूल ये आंसर हो गया। आगे हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन चुंबकीय फ्लक्स से है। एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.5 मीटर स्क्वायर है। कुंडली का क्षेत्रफल A इक्वल टू 0.5 मीटर स्क्वायर। तल के लंबवत 0.04 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है। B इक्वल टू कितना है 0.04 टेस्ला। और ये कुंडली के तल के लंबवत है। अगर ये कुंडली इस तरह से है तो B की दिशा इस तल के क्या है, लंबवत है, इस तरह से। या कह लें कि इस तल के क्षेत्रफल वेक्टर और B की दिशा एक ही है। तो ये हो गया। आगे हम देख रहे हैं कि 0.1 सेकेंड में चुंबकीय क्षेत्र घटकर शून्य हो जाता है। कितना समय लग रहा है 0.1 सेकेंड, यानी डेल्टा टी समय में परिवर्तन 0.1 सेकेंड है। और B क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। एक तरह से हम कहें तो प्रारंभिक B 1 लिख दें तो 0.4 टेस्ला और अंतिम B 2 लिखें तो 0 टेस्ला हो जाता है। तो पूछा जा रहा है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा और प्रेरित धारा क्या होगी यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू आप जानते हैं डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा फाई क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन, और ये डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल है। अब यहाँ से फाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू ए इंटू बी वन। फाई 1 इक्वल टू हो जाएगा n इंटू ए इंटू बी वन। क्यों? क्योंकि चक्रों की संख्या 50 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 50 गुणे A 0.05 गुणे B1 का मान 0.04 है। ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 1 वेबर आ जाएगा।
और फाई टू इक्वल टू एन इंटू ए इंटू बी टू, एन बी ए कहिए चाहे एन ए बी कहिए, तो ये हो जाता है 50 गुणे 0.05 गुणे बी टू का मान 0, क्या हो गया 0। तो डेल्टा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई वन माइनस फाई टू, क्या हो जाएगा यहाँ से 1 वेबर माइनस 0 बराबर 1 वेबर। और आपके सामने E इक्वल टू होता है डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, और ये हो जाता है 1 वेबर बटा 0.1 यानी 10 वोल्ट। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया। और धारा की बात करें, प्रेरित धारा बराबर क्या हो जाएगा E बटा R, E का मान है 10 और R का मान भी क्या है 10 है, तो क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक आंसर यहाँ हुआ 1 एम्पियर और दूसरा आंसर यहाँ हुआ 10 वोल्ट। अब आइए हम पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है कि रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, कितने समय बाद रेडियम के किसी खंड का 25% भाग अविघटित रह जाएगा। यानी 25% भाग बचा हुआ रहेगा। मान लेते हैं n0 प्रारंभ में और अंत में बचा हुआ भाग, इसको अविघटित भाग कह सकते हैं। भाग बराबर n अगर करें तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 25% ऑफ n0, और इसको क्या लिखेंगे n इक्वल टू n0 गुणे 25 बटा 100, या कह ले कि n0 इंटू 1/4, या कह ले n0 अपान 4, यानी n इक्वल टू n0 अपान 4। यहाँ से हम लिखेंगे n बराबर n0 और 1/2 पे पावर t अपान टाउ। यहाँ टाउ जो होता है वो होता है अर्धायु और t होता है समय, जितने समय में ये n0 अपान 4 हो जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे n0 अपान 4 इक्वल टू n0 1/2 पे पावर t अपान टाउ का मान आपके सामने है 1600 वर्ष। ये n0 से कटेगा, यहाँ से होगा 1/4 इक्वल टू 1/2 पे पावर t अपान 1600। यहाँ से हो जाएगा 1/2 पे पावर 2 इक्वल टू 1/2 पे पावर t अपान 1600। कंपेरिजन करेंगे तो t अपान 1600 इक्वल टू हो जाएगा 2, या यहाँ से कह लें t इक्वल टू 2 गुणे 1600 इक्वल टू क्या हो गया 3200 वर्ष। इतना समय लगेगा जब ये प्रारंभिक अवस्था का 25% रह जाएगा। तो ये पांचवा सवाल रहा। आइए छठवां सवाल देखते हैं। छठवां सवाल संचारण से है। किसी रेडियो स्टेशन से 300 मीटर तरंगदैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित होती है। किसी रेडियो के अनुनादी परिपथ में 10⁻⁵ हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली लगी है। अनुनादी परिपथ के आवश्यक संधारित्र की गणना कीजिए। तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू क्या है 300 मीटर। यहाँ से आप जानते हैं c इक्वल टू म्यू लैम्डा। c का प्रकाश का वेग है, म्यू आवृत्ति है और लैम्डा क्या है तरंगदैर्घ्य है। तो यहाँ से c का मान आप जानते हैं 3 × 10⁸ सवाल में भी आपके दिया है, म्यू इंटू 300 मीटर। यहाँ से म्यू इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा 300 और ये बन के आएगा 10⁻⁶ हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी हो गई, आवृत्ति हो गई। अब अनुनाद की स्थिति पैदा करने के लिए आप जानते हैं कि अनुनाद की स्थिति में जो म्यू होता है वो होता है 1/2 पाई इंटू 1/√LC, ये होता है। तो यहीं से आप म्यू का मान रखेंगे 10⁻⁶ हर्ट्ज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू 1/√LC। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁶ इक्वल टू 1/√LC, या यहाँ से स्क्वायर कर दीजिए तो 4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻12 बराबर 1/LC, और यहाँ से हो जाएगा c इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻12 इंटू L का मान यहाँ सवाल में आपके है 10⁻⁵ और ये हो गया हमारा c इक्वल टू 1/4
4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷। इसको अगर आप हल करेंगे तो आएगा 0.254 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, या इसी को लिखेंगे 0.254 माइक्रो फैरड। ये आंसर बन के आएगा। तो इस तरह से हमने आज आपको 6 क्वेश्चन दिया। उम्मीद करते हैं कि इन प्रश्नों से आप निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। आगे फिर इसी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।